जब कार फिर से चलना शुरू करता है, तयंग अपनी नज़र हटाई और सामने विंडो के उस पार बैठी आयु की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे को हल्का सा स्माइल दिया और फिर से अपनी वही तमीज़ भरी बातें शुरू कर दिया। उस पल ड्यूक तयंग के दिमाग में बिना चाहे एक याद वापस आई। उनकी चाय के वक्त वाली मुलाकात। जियोन जोंगकुक अपने सामने रखी चाय के कप को छुआ तक नहीं था। वो सीधा बैठी रही, दोनों हाथ अपनी गोदी में रखे हुए और बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। उसने मुझे उस लड़के के लिए छोड़ दिया। इस सांच जैसी जुबान उसके दिल तक पहुँची। उसे जोंगकुक का घबराया हुआ तकलीफ भरा चेहरा याद आ गया। जोंगकुक को उस लड़के के पास जाना था। जब उसके ख्याल उस मोड़ तक आए, उसके जहन में वो पल वापस आया जब जोंगकुक होटल टेरेस से उड़ के ऐसे जा रहा था जैसे किसी से भाग रहा हो। वो ऐसे वहाँ से भागा। तयंग मन में सोचता है, उसने मुझे छोड़ा उस लड़के के लिए, डॉक्टर के बेटे के लिए। ये बात तयंग के ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था। कार अब तक अरबिश स्टेट जाने वाले प्लेटिनस रोड पर इंटर कर चुकी थी जब आयु और तयंग उस रोड से गुजरे जहाँ जोंगकुक उस दिन साइकिल से गिर गया था। तभी तयंग मन ही मन माना जियोन जोंगकुक उसके लिए कभी कुछ बन ही नहीं सकती थी। लेकिन जो एहसास उसके दिल में था, एहसास उसे भी कोई खुशी नहीं दे रहा था। जोंगकुक बोगम से कहता है, सिंस मैंने तुम्हारा सैंडविच खा लिया, अब आइसक्रीम मैं खिलाऊंगा। जोंगकुक लाइब्रेरी के सीढ़ियों से उठकर हल्का सा मुस्कुराया। फिर जोंगकुक पेपर बैग और खाली बोतल संभाल कर अपने साइकिल के बास्केट में रखे। बोगम कहता है, नो थैंक्स, मुझ पे एहसान मत रखो। बोगम थोड़ा सा ऑकवर्ड स्माइल के साथ जोंगकुक की साइकिल पर चढ़ गया। जोंगकुक नेचुरली उसके पीछे बैठ गया। दोपहर की गर्मी में भी बोगम को उसकी बॉडी की वार्मथ अपनी पीठ के थ्रू महसूस हो रही थी। बोगम फिर से साइकिल चलाना शुरू करता है, अपने अंदर की गर्मी को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश में। बोगम मन ही मन सोचता है, काश वो मुझे थोड़ा और टाइट पकड़ लेती। जोंगकुक उसकी शर्ट को इतनी हल्की से पकड़ा जैसे छेड़ रही हो वो, लेकिन उसके लिए वही काफ़ी था। बोगम जानबूझ के अपने साइकिल नहीं लेकर आया था, सिर्फ कुकी के साथ राइड लेने के लिए। और जोंगकुक, उसे तो उसकी नीयत का पता भी नहीं था। जोंगकुक कहता है, तुम जानते हो बोगम? जोंगकुक की हल्की सी आवाज़ तेज़ हवा में घुल गई। बोगम कहता है, या? जोंगकुक कहता है, मैं फिर भी तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। बोगम सोच रहा था जोंगकुक कुछ सीरियस बोलेगी, पर उसके अचानक ऑफर पे वो हंस पड़ता है। बोगम कहता है, सच बताओ, तुम्हें खुद ही आइसक्रीम खानी है ना? जोंगकुक कहता है, ऐसा नहीं है। बोगम कहता है, ऐसा ही था। बोगम अपनी साइकिल आइसक्रीम शॉप के सामने रुकता है और जोंगकुक तुरंत अंदर भाग जाता है। बोगम भी उसके पीछे अंदर जाने ही वाला था, लेकिन फिर वो रुक गया और दुकान की दीवार से टेक लगाकर छाँव में खड़ा हो गया, थोड़ा ठंडा होने के लिए। कुछ ही देर में जोंगकुक बाहर आ गया, दोनों हाथ में एक एक वैनिला आइसक्रीम कोन पकड़े हुए। दोनों एक साथ आइसक्रीम खाने लगता है। ये उनका रोज़ का रूटीन जैसा ही था, लेकिन आज बोगम की नज़र बार बार सिर्फ जोंगकुक पे ही थी। उसकी नए ग्लासेस बोगम को कुछ अलग लग रहे थे। बोगम कहता है, कुकी। बोगम धीरे से उसका नाम लिया। जब जोंगकुक अपना चेहरा मोड़ा, उसके गाल लाल लाल थे, गर्मी के वजह से ही सही, लेकिन बोगम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बोगम घबरा के थोड़ा अपने थूक को निकाल लेता है और एक बड़े बाइट में अपनी आइसक्रीम खा गया। बोगम ऑकवर्डली कहता है, आइसक्रीम टेस्टी है। जोंगकुक स्माइल करते हुए उसका इंतज़ार किया, ऐसे ये लाइन सुनने का पहले से ही अंदाज़ा हो। जोंगकुक कहता है, आई नो राइट, वैनिला मेरी फेवरेट फ्लेवर है। जोंगकुक अपनी नज़र ऊपर आसमान की तरफ उठाया। क्लियर ब्लू स्काई था और बोगम की नज़र जोंगकुक के पतले लंबे गर्दन पर थी। वो फिर से आइसक्रीम खाने लगता है। ठंडा था और बहुत मीठा।
काउंटेस आयु की मॉम मेंशन की विंडो के पास खड़े होकर बाहर देख रही थी। उन्होंने जब जॉन्कुक और बोगम को एक साथ अंदर आते हुए देखा, काउंटेस कहती है, ये लड़की वही है ना, वो अनाथ लड़की जो गार्डनर पाल रहा है। काउंटेस के फोरहेड पे रिंकल्स आ गए जब उसने गार्डन के विंडो के पार देखा। यही वो लड़की है ना जो गार्डनर के साथ मिलकर रोज़ गार्डन ठीक करती है। आयु कहती है, हाँ मॉम, जॉन्कुक वही है। जब काउंटेस की पूरी अटेंशन जॉन्कुक पर थी, आयु चुपचाप अपनी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करती रही। उसके हाथों से कढ़ाई पे कलरफुल रोजेस ब्लूम हो रहे थे, जैसे वो उन्हें जिंदा कर रही हो। आयु कहती है, शी इज़ प्रीटी राइट। जॉन्कुक बढ़ती उम्र के साथ सुंदर होती जा रही है ना मॉम। काउंटेस कहती है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आयु कहती है, मुझे पता है अब क्या सोच रही है मॉम। आयु एम्ब्रॉयडरी का काम रोक दिया। काउंटेस की आंखों में चिंता थी और उन्होंने अपनी आंखें वाइड ओपन कर लिया। काउंटेस एक कमज़ोर महिला थी जिसे मिस कैरेज के बाद सिर्फ एक बेटी हुई थी। आयु खानदान की एक ही बेटी थी। अपने हस्बैंड के लिए एक वारिस ना दे पाने का गिल्ट उसके दिल में था और इसी डर में वो जीती थी कि कहीं उनका प्यार उसे दूर ना हो जाए। हाँ, काउंट की मिस्ट्रेस भी उन्हें बेटा नहीं दे पाई थी, पर काउंटेस का डर कम नहीं हुआ था। उसे डर था कि एक दिन कोई जवान और खूबसूरत औरत आएगी, एक बेटा पैदा करेगी और उसका सब कुछ छीन लेगी। आयु को अपनी मॉम से थोड़ा दुख होता था, पर उसके कॉन्स्टेंट वरी से वो थक चुकी थी। काउंटेस कहती है, मैं ऐसे थॉट्स में ही नहीं पढ़ना चाहती। उसके शब्द एक फैसला जैसे थे। काउंटेस बस एक बेकार सा शाय किया, आयु तुम अभी भी बहुत छोटी हो। आयु, तुम्हें मर्दों के बारे में कुछ भी नहीं पता। आयु सरकास्टिकली कहती है, और अगर आप मेरी जगह होती तो अब दुनिया की सारी सुंदर औरत को ड्यूक किम तैयांग की नज़र से दूर कर देती, है ना। जैसे आपने कहा, मैं अभी यंग हूँ और मर्दों को समझने में एक्सपीरियंस नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि बड़े नाम वाले मर्दों के साथ एक दो मिस्ट्रेस तो होती ही है। काउंटेस कहती है, ओ माय गॉश आयु, ऑफ कोर्स मुझे ये सब पसंद नहीं है, पर अगर हो भी गया तो मुझे पता है इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कुछ दिन पहले जब आयु जॉन्कुक को अचानक से देखा था तो उसका यूजुअली काम डेमोनर हिल गया था। स्वीट लड़की से खूबसूरत औरत बनने का प्रोसेस नेचुरल होता है, लेकिन जॉन्कुक का नया रूप, जॉन्कुक उससे ज़्यादा खूबसूरत था जितना ना ही किसी ने एक्सपेक्ट किया था। उसका छोटा नाजुक सा बॉडी फ्रेम और सॉफ्ट फेशियल फीचर्स एक परी जैसा लग रहे थे। उसकी यूनिक ग्रीन आँखों और सफ़ेद ग्लासी स्किन ने उसके फेरी जैसे प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग बना दिया था। वही वजह थी जिसकी वजह से आयु जॉन्कुक को टी के लिए इनवाइट किया था। उसे क्यूरियसिटी थी, वो जानना चाहती थी कि ड्यूक किम तैयांग का रिएक्शन उस लड़की के लिए कैसा होगा, और ड्यूक ने बिल्कुल वही किया जैसा आयु ने एक्सपेक्ट किया था। ना ज़्यादा इंटरेस्ट, ना ज़्यादा डिस्टेंस, बिल्कुल बैलेंस्ड, प्रॉपर डिसेंसी के साथ परफेक्ट कंट्रोल, बस इतना ही काफ़ी था आयु के लिए। काउंटेस कहती है, लेकिन आयु, तैयांग के इतने करीब उस लड़की को रखना कोई अच्छी बात नहीं है। काउंटेस अभी भी रेस्टलेस थी, उसका चेहरा परेशान लग रहा था। मैं किम हाउस होल्ड से खुद बात करूँगी, आयु थोड़ा स्ट्रांग टोन में कहती है। मदर, जैसे वार्निंग हो। उसकी आंखों में कामनेस थी, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। आयु की आवाज़ धीमी पड़ गई, उसकी आंखों में एक ठंडा सा फैसला था। आयु कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी मॉम की तरह हो जाएगी, एक ऐसी माँ जिसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी प्यार के लिए रोती थी। इसीलिए तो आयु तैयांग से एंगेजमेंट के लिए हाँ किया था। किम तैयांग एक नोबल, रिच और हैंडसम आदमी है, एक परफेक्ट मैच। लेकिन आयु को पता था ऐसे आदमी अरेंज मैरिज में सिर्फ अपनी बीवी से प्यार नहीं करते,
उसने कभी फेरी टेल जैसे एंडिंग इमेजिन नहीं किया था। हो सकता है एक दिन वो भी किसी और लड़की के होश में खो जाए, जैसे उसके फादर, जैसे दुनिया के और भी बहुत से आदमी। लेकिन जो आदमी अपनी मिस्ट्रेस को सिर्फ मिस्ट्रेस ही समझते हैं, वो ज़्यादा डेंजरस नहीं होते। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई अपनी मिस्ट्रेस को उससे ज़्यादा समझने लगता है। आयु को पूरा यकीन था कि तयंग पहले टाइप का ही आदमी है। क्या मैं उससे प्यार करती हूँ? आयु ने अपना सिर थोड़ा सा टिल्ट किया और बस हल्का सा मुस्कुराई। शायद, शायद नहीं, लेकिन इसमें कोई बात बड़ी बात नहीं है। तयंग भी ये बात जानता था जो आयु के लिए इम्पोर्टेंट था। वो ये था कि ड्यूक ऑफ अरबेश एक अच्छा हस्बैंड और परफेक्ट फादर बन सकता है या नहीं। आयु बस एक ऐसी शादी चाहती थी जो उसकी डिग्निटी और ग्रेस को प्रोटेक्ट कर सके। अगर ड्यूक किम तयंग उस सिंपल सुंदर लड़की में इंटरेस्टेड है तो क्या बड़ी बात है। आयु के काम तरीके से कहे गए ये वर्ड सुनकर काउंटेस शॉक्ड रह गई। ओ माय गॉड आयु, ये तुम क्या कह रही हो? आर यू मैड? बस मिस्ट्रेस बनेगी वो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आयु ने हंसी में कहा। एक्चुअली मेरे लिए तो एक कॉन्फिडेंट ही होगा अगर कोई ऐसी लड़की मिस्ट्रेस बने, एक ऐसी औरत जो मेरी जगह के लिए थ्रेट ना हो, जो मेरी मुट्ठी में आ जाए, जिसे मैं इजीली कंट्रोल कर सकूं। आयु मेरी बेटी, तुम्हें प्यार के बारे में अभी कुछ नहीं पता। आयु के मदर की आंखों में अपनी बेटी के लिए और ज़्यादा दर्द उभर आया। आयु ने अपनी मॉम की नीली आंखों में देखा, फिर एक अजीब सी स्माइल के साथ अपना फेस विंडो की तरफ घुमा दिया। उसने जॉन्गकुक को देखा जो फ्लावर बेड से उठ रही थी और अपनी बैग को मसाजिंग करते हुए मुस्कुरा रही थी। जब बोगम केबिन में आया तो वह खाली था। लगता है जॉन्गकुक और अंकल वांग गार्डन में गए हुए हैं। गम वहाँ से एक कुर्सी खींच कर बैठ जाता है और दोनों का वेट करने लगता है। जब उसने जॉन्गकुक का चेहरा याद किया, वो भी इस बेस के साथ, तो उसके चेहरे पर एक हल्का सा ग्रीन आ गया। फ्यूचर मिसेस पार्क इस बेस में भी खूबसूरत लगती थी। चाहे थोड़ा अजीब लगा उसका नया लुक देख के, लेकिन अब उसका दिल उसके चेहरे के ख्याल से ही धड़कने लगा था। अपने रेड होते हुए चिक्स को छुपाने के लिए बोगम ने जानबूझकर जरा जोर से हंस दिया। तभी गार्डन से जॉन्गकुक और मिस्टर वांग आए। ए तुम्हारे हेड पे क्या है? बोगम के आई ब्राउज ऊपर की तरफ उठ जाता है जब उसने देखा कि एक बहुत रास्टिक हेड जॉन्गकुक के क्यूट चेहरे को ढक रहा था। ओह वाह, कितना टैकी है, तुमने पैसा दिए इसके लिए? हाँ, बोगम जॉन्गकुक के मजाक उड़ाते हुए उसे टीज करने लगता है। जॉन्गकुक और मिस्टर वांग ने तुरंत घूर के उसे देखा। उनकी नज़र में गुस्सा था। जॉन्गकुक कहता है, अंकल वांग ने खरीदा है मेरे लिए। जॉन्गकुक चिल्लाई और गुस्से से बोगम को देखा। मिस्टर वांग ने भी तुरंत कार्ट में रखा हुआ शवल उठाया, जैसे वार्निंग दे रहा हो। ऐसे सोचने पर वाह इट्स प्रीटी, अंकल वांग का टेस्ट तो कमाल का है। बोगम ने तुरंत अपना स्टेटमेंट बदल दिया। मजाक मत उड़ाओ, ये मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। जॉन्गकुक ने वो हेट उतारा जिसे बोगम ने प्रॉब्लम हेट कहा था। वो एक ग्लिस्टी स्ट्रॉ हेट था जिसमें फेक फ्लावर्स और रिबन्स लगे हुए थे। लंच बनाते वक्त जॉन्गकुक उस हेट को टेबल के कोने पर रख दिया। बोगम उस हेट के सामने बैठा हुआ था और जॉन्गकुक के एक्सप्रेशन को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जॉन्गकुक, आर यू मैड? हाँ, जॉन्गकुक ने बोगम की प्लेट जोर से टेबल पर रख दी। कम से कम खाना तो दे रहा हूँ ना मैं तुम्हें। बोगम अंदर ही अंदर रिलीफ महसूस किया। आई एम सॉरी, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं कहता। जो भी हो, लेकिन अंकल वांग ने तुम्हें हेट गिफ्ट क्यों किया? क्योंकि मैंने उनसे मांगा था। तुम किसी से कुछ मांगते भी हो? बोगम ने हैरानी से पूछा। कि जिस जॉन्गकुक को वो जानता है वो तो कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगता।
मेरे स्पेस देखकर उनका मूड बहुत ख़राब हो गया था। जॉन्गकुक की आवाज़ धीमी हो गई। क्या इसलिए क्योंकि तुम्हारी आई साइट और ख़राब हो गई? नहीं, इसलिए नहीं। इसलिए नाराज़ थे क्योंकि मैंने उनसे ये नहीं बताया कि मैं अपने सेविंग्स में महंगी ग्लासेस लेने वाली हूँ। जॉन्गकुक टेबल सेट करने के बाद बोगम के सामने बैठ गया। अंकल वांग शॉक्ड रह गए थे जब जॉन्गकुक ग्लासेस लगाकर केबिन में आई थी, जैसे किसी ने उनके सिर के पीछे जोर का झटका दे दिया हो। जब जॉन्गकुक ने पूरा एक्सप्लेन किया कैसे उसने अकेले जाके ग्लासेस बनाए, अंकल वांग का चेहरा बर्फ की शीट की तरह कोल्ड हो गया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि मिस्टर वांग ने उसे इतने गुस्से से देखा हो। जॉन्गकुक, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी रिलायबल नहीं हूँ? मिस्टर वांग ने गहरा सांस लिया। जॉन्गकुक को उसकी आंखों में उदासी देख के घुटन होने लगता है। जितना ज़्यादा वो क्लैरिफाई करती गई कि वो बस उन पे कोई बर्डन नहीं डालना चाहता था और जितना भी उन्होंने उसके लिए किया उसके लिए ग्रेटफुल थी, उतना ही ज़्यादा मिस्टर वांग की आंखें उदासी से भर गई थी। उस दिन के बाद से दोनों के बीच में थोड़ी ऑकवर्डनेस आ गई थी। मिस्टर वांग जिद्दी बन गए थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे और जॉन्गकुक कन्फ्यूज्ड था कि क्या करे। उसने एक जवाब ढूंढा, एक सिंपल सा रिक्वेस्ट, अंकल प्लीज़ मुझे एक हेट ला दीजिए। जॉन्गकुक ने कुछ दिन पहले डिनर टेबल पे कैजुअली कह दिया था, मुझे एक बहुत प्रीटी हेट चाहिए। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।